मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर तुम्हारे ही अल्फाज दोहरा दूं तो मजा नहीं आएगा। दिलचस्प बात यह है कि तुम हर मामले में मुझसे आगे निकल जाती हो। वो हंस पड़ी और इसके बाद हम लोग खाने में मसरूफ हो गए। कुछ देर यहाँ रुके और इसके बाद बाहर निकल आए। ये एहसास ही नहीं हो रहा था कि हम दोनों अजनबी हैं और कोई ऐसा मसला हमारे लिए है जो बाइसे तरद्दुद भी है। निहायत बेतकल्फी हो गई थी हम दोनों के दरमियान। शाम तक हम सैरो सियाहत में मसरूफ रहे। मैंने मधु के अंदर एक अजीब सी अपनायत महसूस की थी। उसके नकोश की दिलावेजी मेरे दिलो दिमाग में रचती जा रही थी। फिर उसने हंसते हुए कहा, सारी दिल्ली देख ली, अब क्या बाकी रह गया हमारे लिए। नहीं, दिल्ली के अतराफ काफी हसीन है। कुछ फासले पर जमुना है और सुना है कि अब उसके आसपास के इलाकों को सयाहों के लिए काफी खूबसूरत बना दिया गया है। लेकिन अब क्या हम जमुना पर जाएंगे? ये तुम पर मुनसर है। नहीं, तुम पर नहीं। फैसला तुम करो। नहीं डियर, फैसला तुम करो। तो फिर चलो ना। लेकिन वापसी में रात ज्यादा नहीं हो जाएगी? क्या मैं तुम्हारे लिए अजनबी रह गया हूँ? बिल्कुल नहीं। और फिर ज्यादा रात का तस्वुर क्या मानी रखता है? वो हंस पड़ी। हम एक टैक्सी लेकर चल पड़े। रास्ते बहुत खुशगवार थे। दर हकीकत जमुना किनारे बड़े खूबसूरत छोटे छोटे होटल बना लिए गए थे। जमुना भर कर चल रहा था क्योंकि ये मानसून का मौसम था। जमुना के बिल्कुल किनारे पहुंचने के बाद हम टैक्सी से उतर गए। मैंने सबसे पहले ये मालूम किया कि यहाँ होटलों में ज्यादा रश तो नहीं है और हमें शब बसरी के लिए कोई कमरा दस्तयाब हो सकता है। पहली ही कोशिश में कामयाबी हासिल हो गई थी। मधु ने हंसकर मुझे देखते हुए कहा, हम तो यहाँ सचमुच ही रहने पर तुल गए। एक रात गुजार ली जाए तो क्या हर्ज है? उसने पलकें उठाकर मुझे देखा, फिर आहिस्ता से बोली, लेकिन एक शर्त है। हाँ, हम लोग अपने दरमियान मशरिक के इक़दार कायम रखेंगे। वादा? मैंने आहिस्ता से कहा। होटल में कमरा हासिल हो गया और हमें इत्मीनान हो गया तो फिर हम जमुना किनारे किनारे चल पड़े। दर हकीकत बड़ी तरक्की हो गई थी। मैं तो खैर बहुत ज्यादा वाकफियत नहीं रखता था इस इलाके से, लेकिन ये अंदाजा हो रहा था कि यहाँ जो कुछ बनाया गया है वो ज्यादा पुराना नहीं है। हम न जाने कब तक जमुना के किनारे चलते रहे। रात तेजी से फैलती जा रही थी और बहती हुई जमुना की लहरों में एक अजीब सी मौसीकी उभर रही थी। बहुत देर तक हम वहाँ खड़े रहे। फिर इत्तफाकिया तौर पर मधु वापस पलटी तो सामने की समत से मेरे जिस्म से टकरा गई। मैंने उसके शाने पर थपकी दी और उसके चेहरे की लर्जिशों को देखता रहा। मैंने हंसकर कहा, मेरा ख्याल है तुम्हें भूख लग रही होगी। उसने आहिस्ता से कहा और मैं मुस्कुराने लगा। वो किसी कदर जीपे हुए अंदाज में बोली, हाँ, क्या रात का खाना नहीं खाएंगे? दिन में जो कुछ खाया था उसका तो पता ही नहीं चला। कैसे पता चलता? क्या हम बूढ़े हैं? अफसोस तो यही है। क्या ये कि हम बूढ़े नहीं हैं, मैंने कहा और वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। कमबख्त की हंसी में एक ऐसी खनक थी जो दिमाग को मुट्ठी में जकड़े ले रही थी। खाना कहाँ खाया जाए? कहीं भी। बहरहाल हम आगे बढ़ गए और एक ओपन एयर रेस्टोरेंट में जा बैठे। यहाँ हमने वेटर को बुलाकर खाने का ऑर्डर नोट कराया और हमें थोड़ी देर के बाद खाना सर्व कर दिया गया। बहुत ही उम्दा खाना था। कई चीजें अजनबी थी जिन्हें खाने में लुत्फ आया, लेकिन मैंने ये अच्छी तरह देख लिया था कि वो खाने की चीजें हैं या नहीं। मेरा मतलब है कि मेरे अपने मिजाज के मुताबिक। लेकिन सब कुछ ठीक था। खाने से फारिग होने के बाद एक बार फिर हमने जमुना के किनारे चहलकदमी की। बस यूं ही चहलकदमी करते हुए हम उस होटल तक आ गए जहां हमने कमरा हासिल किया था। मधु ने हंसकर होटल की जानिब देखा और इशारा करती हुई बोली, वो हमारा कमरा है ना? तुमने कैसे अंदाजा लगाया? बस लगा लिया। आओ चले ना। मेरा ख्याल है जमुना तो हमारे होटल के कमरे से भी इतनी ही खूबसूरत नजर आएगी जितनी यहाँ रहकर। तो फिर आओ, मैंने कहा और हम अपने कमरे में पहुंच गए। खूबसूरत कमरे में खूबसूरत डबल बेड लगा हुआ था। उस डबल बेड को मधु ने तशवीश की निगाहों से देखा। कहने लगी, जरा सी गलती नहीं हो गई क्या? बिस्तर एक ही है। हाँ है तो सही। हमें 2 बेड का कमरा लेना चाहिए था। उस वक्त ना मैंने गौर किया ना तुमने। खैर कुछ करेंगे, देखेंगे। वो आहिस्ता से बोली। मैंने तो उन इक़दार को कबूल कर लिया था जिनके बारे में उसने तज़किरा किया था, लेकिन वो जगह जगह बहक रही थी। वैसे सूरत हाल का सही तौर पर अंदाजा नहीं हो सकता था। वो चेहरे मोहरे और अपने अंदाज से तो दर हकीकत मशरिकी लड़की ही नजर आ रही थी, लेकिन यूरोप के माहौल पर भरोसा करना जरा मुश्किल ही लगता है। और फिर एक इस कदर खूबसूरत लड़की, और अगर उसने गलत नहीं कहा है तो इस कदर आजाद के जिसका कोई पुरसाने हाल ही नहीं था। क्या यूरोप के माहौल में वो अपनी पारसाई कायम रख सकी होगी? अलबत्ता उसकी कैफियत से ये अंदाजा होता था कि अगर पारसा नहीं भी है और अगर जिंदगी में कहीं भटकी है तब भी ना भटकने के बराबर, क्योंकि इसका अंदाजा उसके चेहरे और उसकी हरकतों सकनात से हो जाता था। किनारे बने हुए ताजमहल का तज़किरा भी आया। वो कहने लगी, हिंदुस्तान इतना खूबसूरत है, मैंने इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन कैसे अजीब लोग थे मेरे माँ बाप जिन्होंने मुझे न सिर्फ अपने आप से बल्कि इस खूबसूरत हिंदुस्तान से भी दूर कर दिया। मैंने कोई जवाब नहीं दिया।
खामोशी से जमुना की लहरों को देखता रहा। फिर उसकी आंखों में नींद उतरने लगी और उसने खुमार आलूद निगाहों से मुझे देखते हुए कहा, अब क्या किया जाए? तुम बिस्तर पर सो जाओ, मुझे नीचे सोने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने कहा, अच्छा नहीं लगेगा और फिर नहीं, बुरा भी नहीं लगेगा। चलो सो जाओ। लिबास तब्दील करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। बमुश्किल तमाम वो बिस्तर की जानिब बढ़ गई थी। कमरा अच्छा खासा वसी था। मैंने नीचे कालीन पर एक जगह मुंतखब कर ली और खिड़की बंद कर दी ताकि खुश्क हवाओं से महफूज रहा जा सके। इसके बाद मैं आंखें बंद करके लेट गया। मधु के बारे में तो मुझे अंदाजा नहीं था कि वो सोई है या नहीं, लेकिन मुझे वाकई नींद नहीं आ रही थी। मैं न जाने कैसे कैसे ख्यालात में गुम हो गया था और सोच रहा था कि इस अजीबो-गरीब दास्तान का अंजाम क्या है। लड़की के साथ मिलकर मुझे इसके वालिदैन या फिर उस शख्स गौतम चंद को तलाश करना है। मुझे इससे क्या हासिल होगा? लेकिन और भी तो कुछ नहीं है करने के लिए। क्या कर सकता हूँ? कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन जब नींद आंखों में दाखिल हुई तो सोचने समझने का सिलसिला खत्म हो गया। आंखें खुली तो मैंने मधु को देखा, जो मुझसे कोई 2 गज के फासले पर जमीन पर ही बैठी अखबार देख रही थी। मेरे बदन की जुम्बश को महसूस करके उसने अखबार चेहरे से हटाया और मोहब्बत भरी निगाहों से मुझे देखने लगी। मैं गर्दन झटक कर उठकर बैठ गया। नीचे क्यों बैठी हो? मैंने उससे सवाल किया। सख्त शर्मिंदा हूँ। क्यों? कितनी बेसुकून रात गुजारनी पड़ी है। मैं मुस्कुरा दिया। मैंने महसूस किया कि मधुमती नहा चुकी है। उसके बाल नम थे और कई जगह उसके रुखसारों से चिपके हुए थे। एक लम्हे उसे देखने के बाद मैं खामोशी से उठकर गुस्ल खाने की जानिब बढ़ गया और जब गुस्ल करके बाहर निकला तो मैंने सेंटर टेबल पर नाश्ते के बर्तन लगे हुए देखे। मेरे होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। औरत अपनी हो या अजनबी, औरत ही होती है। क्या मतलब? मतलब यह कि तुमने औरत होने का मुकम्मल सबूत दिया है। मैंने नाश्ते की जानिब इशारा करते हुए कहा, आओ नाश्ता करो। नाश्ते के दौरान वो गैर मामूली तौर पर खामोश थी। मैं भी खामोश ही रहा। वो अचानक चौंक कर बोली, तुम हर लिहाज से एक मुकम्मल नौजवान हो कुमार। तुम्हें अब इसका एहसास हुआ है? हाँ, लेकिन मैंने मुकम्मल तुम्हें पहली बार कहा है। मेरी तकमील कैसे होगी? तुम नौजवान होने के बावजूद बहुत अच्छे और काबिल एतमाद दोस्त हो। अब मजबूरन मुझे शुक्रिया अदा करना पड़ेगा, मैंने कहा और वो हंस पड़ी। फिर बोली, क्या ख्याल है नाश्ते के बाद यहाँ से निकल चलें? देखो तो लिबास कैसे मलगज्जे हो गए। जाहिर है हमें चलना है। पता नहीं टैक्सी मिलेगी या नहीं। क्यों नहीं मिलेगी? अब यहाँ इस कदर बेजोक लोग भी नजर नहीं आते। मैंने हतील इम्कान अपना लिबास वगैरह दुरुस्त किया, बाल संवारे और इसके बाद होटल के मामले तय करके बाहर निकल आए। टैक्सी मिल गई थी और इसके बाद दिल्ली के उस मखसूस इलाके में पहुंचने में हमें कोई दिक्कत नहीं हुई जहां मेट्रो वाक़ था। हम मेट्रो में अपनी मंजिल पर पहुंच गए। न जाने क्यों मधु कुछ थकी थकी सी नजर आ रही थी। उसने कहा, मैं तुम्हारे कमरे में नहीं आऊंगी, चलती हूँ। और हाँ, दोपहर का खाना साथ ही खाएंगे। ये कहकर वो अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। मेरे लिए दर हकीकत कोई और मशगला तो था नहीं, चुनाचे मैं भी अपने कमरे में आराम करता रहा। लिबास तब्दील कर लिया था, लेकिन दोपहर को 1:15 बजे के करीब वो मेरे कमरे में पहुंच गई। उसने मुझे देखते हुए कहा, तुम यूं ही लेटे हुए हो? मुझे अंदाजा था इस बात का, बल्कि मैं तो ये सोच रही थी कि कहीं तुम सो न रहे हो। नहीं, दिन को सोना क्या मानी रखता है। रात को भी तो बेसुकून सोए थे। सच जानो मुझे इसका बड़ा अफसोस है। आइंदा अगर कभी कोई ऐसा मौका आया तो हम 2 बिस्तरों का कमरा हासिल करेंगे। मैं हंस दिया। वो कहने लगी, लिबास तब्दील कर लो। खाना नहीं खाओगी? खाना नीचे ही खाएंगे। ओके, मैंने कहा और अलमारी से अपना एक अजनबी लिबास निकाल कर गुस्ल खाने की जानिब बढ़ गया। अजनबी लिबास मैंने इसलिए कहा है कि इन लिबासों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं था। ना मैंने इनमें से कोई लिबास खरीदा था और ना पहले कभी देखा था। लेकिन बहरहाल एक लम्हे के लिए भी ये एहसास नहीं हुआ कि ये मेरा लिबास नहीं है। दोपहर का वक्त था, लेकिन होटल का डाइनिंग हॉल काफी आबाद था। वैसे भी मेट्रो में अच्छी खासी रौनक रहती थी और आते जाते जब भी मैंने देखा था यहाँ काफी लोग मौजूद थे। मधु मुझे देखकर मुस्कुराई। क्यों? मैंने सवाल किया और वो हंसकर खामोश हो गई। न जाने क्या ख्याल आ गया था उसके दिल में। तो इस वक्त भी यहाँ वही रौनक थी जो नजर आती थी। इस वक्त भी डाइनिंग हॉल में बेशुमार लोग मौजूद थे। हम एक मेज की जानिब बढ़ गए और थोड़ी देर के बाद खाना मंगवा कर खाने में मसरूफ हो गए। मधु के चेहरे पर कुछ संजीदगी सी तारी हो गई थी, जिसका एहसास बआसानी हो गया। हम दोनों ने खाना संजीदगी से खाया। फिर मैंने मधु से कहा, क्या बात है, कुछ संजीदा हो गई? नहीं, बस ऐसे ही कुछ ख्याल आ गया था। क्या? असल में मेरा यहाँ आने का मकसद तो कुछ और ही था। यही सोच रही थी मैं कि जिस तरह भी बन पड़े गौतम चंद को तलाश करूं और जो ही वो मिल जाए मैं उसे मजबूर कर दूं कि वो मुझे मेरे बारे में बताए। तुम खुद सोचो कुमार, किसी ने दुनिया के बहुत से अच्छे रंग देखे हों, वो हर तरह से मुतमईन जिंदगी गुजार रहा हो, लेकिन उसकी अपनी कोई शनाख्त ना हो, तो क्या वो खुश और मुतमईन रह सकता है?
मैं हंसते हंसते सोचने लगती हूँ कि मैं क्यों हंस रही हूँ। मुझे नहीं हंसना चाहिए। मैं एक लावारिस लड़की हूँ। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। इस वक्त भी यही ख्याल दिल में आ गया था। धर्मपाल ने पता नहीं क्यों तुम्हारी जानिब निशानदेही की थी। तुम तो मेरी ही तरह एक सीधे सच्चे और मासूम से आदमी हो, एक बहुत अच्छे दोस्त, निहायत काबिल एतमाद साथी। मैं तुम्हें किसी मुश्किल में गिरफ्तार भी नहीं करना चाहती। मधु, क्या तुम्हारे लंदन से गायब हो जाने की खबर तो हिंदुस्तान में गौतम चंद को मिल ही गई होगी। इम्कानात तो हैं इस बात के, और ऐसा कोई मसला भी नहीं है कि गौतम चंद तुम्हारा दुश्मन हो। दुश्मन? हाँ, उसने तुम्हारी कफालत ही की है हमेशा, बल्कि एक तवील अरसे उसने तुम्हारी परवरिश की है। अगर वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहता तो लंदन में भी पहुंचा सकता था, उस वक्त भी जब तुम्हें कोई होश ही नहीं था। इसका मतलब है कि वो तुम्हारा दुश्मन नहीं है, लेकिन तुम्हारे गायब हो जाने की खबर अगर उसे मिल गई होगी तो वो परेशान होगा। मेरी एक राय है, क्यों न हम मकामी अखबारात में एक इश्तिहार छपवा दें। क्या इश्तिहार? तुम्हारे आने का। तुम अपने नाम के साथ ना सही थोड़े से गोलमोल मजमून के साथ इश्तिहार दे सकती हो, और वो इश्तिहार इस किस्म का हो कि एक लड़की लंदन से यहाँ आ गई है और उसे गौतम चंद की तलाश है। गौतम चंद जहाँ भी हो उससे इस होटल में राब्ता कायम कर ले, लेकिन अगर उसने मेरे साथ कोई सख्ती की, इसके लिए मैं हूं ना। वो पुरख्याल निगाहों से मुझे देखने लगी, सोचती रही, फिर आहिस्ता से बोली, आसान और सादा सी तरकीब है। मैं लंदन से कोई वारदात करके तो बागी नहीं हूँ। मेरी मर्जी है, मैं जहाँ चाहे जाऊँ, जहाँ चाहूँ रहूँ। अरे वाह, ये तरकीब तो वाकई बड़ी आसान भी है और कारगर भी। वो मुझे तलाश करता हुआ यहाँ आएगा, तुम उसे निगाहों में रखोगे, वो ये समझेगा कि मैं लंदन से भागकर यहाँ आई हूँ, लेकिन लावारिस हूँ, मेरा कोई पुरसाने हाल नहीं है। इसके बाद वो जो कुछ भी अमल करेगा तुम उससे मेरा तहफ़्फ़ुज़ करोगे। हमें तो उससे बस यही मालूम करना है ना कि मेरी असलियत क्या है और उसने जो कुछ खेल खेला हुआ है उसके पसे पर्दा क्या है। बिल्कुल मधु, वाकई आसान और सादा सी तरकीब है। उसके चेहरे पर फिर से जिंदगी वापस लौट आई। उसने मुस्कुराकर गहरी निगाहों से मुझे देखते हुए कहा, इसलिए तो किसी अच्छे दोस्त का साथ जरूरी होता है। अब कम से कम मुझे ये तो इत्मीनान रहेगा कि मैं बिल्कुल ही लावारिस नहीं हूँ। तुम बिल्कुल लावारिस नहीं हो मधु। अपने बारे में ये अल्फाज अदा करके तुम मुझे दुख पहुँचाती हो। सॉरी, आइंदा नहीं पहुँचाऊंगी। बस तो फिर खाने के बाद यहाँ से उठते हैं। मैं इश्तिहार का मजमून तैयार करता हूँ और इसके बाद। नहीं, इसकी फिक्र ना करो, मैं ये काम कर लूंगी। तुम? हाँ, मैं। समझने की कोशिश करो, इश्तिहार मुझे ही देना चाहिए, किसी और को मेरे साथ नहीं देखा जाना चाहिए। गौतम चंद के दिल में अगर कोई ऐसी वैसी बात है तो वो अखबार के दफ्तर से भी मालूमात हासिल कर सकता है, और फिर ये कोई मुश्किल काम भी नहीं है। मैं इसे बासानी कर दूंगी। ओके। हम लोग होटल के डाइनिंग हॉल से वापस आ गए। मैंने मजमून तैयार किया, हम दोनों ने इस पर गुफ्तगू की और इसके बाद वो मजमून लेकर चली गई। उसने मुझसे यही कहा था कि थोड़ी देर के लिए वो बाहर जाएगी। दोपहर के खाने ने तबीयत पर कुछ बोझलपन सा तारी कर दिया था, चुनाचे मैं अपने कमरे में आकर बिस्तर पर दराज हो गया और आंखें बंद की तो नींद आ गई। फिर शाम को 4:30 बजे मेरी आंख खुली, मुंह हाथ धोकर लिबास तब्दील किया और होटल से बाहर निकल आया। मधु का कमरा बंद था, वो अभी वापस नहीं आई थी। मैं चंद लम्हात सोचता रहा, फिर यूं ही चहलकदमी करने के लिए होटल से बाहर निकल आया। दिल्ली की सड़कों पर रिवायती रौनक थी। बांध बांध के लोग नजर आ रहे थे, सर पर पगड़ियां बांधे, गांधी कैप टोपियां पहने, धोती और कुर्तों में मलबूस औरतें मर्द। मैं शनासा माहौल को देखकर आहिस्ता आहिस्ता टहलता हुआ काफी दूर निकल आया। फिर एक खूबसूरत इलाके में जहां जिंदगी की रौनकें शबाब पर थी, लोग चहलकदमी कर रहे थे। छोटे छोटे खूबसूरत बच्चे और बहुत से लोग आ जा रहे थे कि दफातन मैंने 2 आदमियों को अपनी जानिब मुतवज्जे देखा। मेरी निगाहें उनसे मिली तो वो मुझे देखकर ठिठक गए। लिबास में मलबूस ठीक ठाक लोग नजर आ रहे थे, लेकिन चौंकने की वजह यह थी कि जैसे ही मेरा चेहरा उनकी जानिब उठा, वो दोनों इस तरह बेनियाज हो गए जैसे वो मुझे देख ही ना रहे हों। लेकिन मेरी छठी हिस्स ने मुझे बताया कि जरूर उनके अंदाज में कोई ऐसी खास बात है जिसने मुझे चौंकाया है। मैंने इधर उधर देखा, थोड़ा सा आगे बढ़ा तो मैंने महसूस किया कि वो लोग मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन इसके बाद मैंने ज्यादा दूर जाना मुनासिब नहीं समझा और वापसी के लिए चल पड़ा। वो लोग मेरे करीब से आगे बढ़ गए थे। मैं कुछ वक्फे के बाद अकब से जायजा लेता रहा, लेकिन फिर उनमें से कोई नजर नहीं आया था। थोड़ी देर के बाद मैं वापस होटल में आ गया। शाम की तकरीबन 7 बजे मधु मेरे पास पहुंच गई और उसने मुझे बताया कि उसने कई अखबारात में इश्तिहार दे दिए हैं और इश्तिहार देने के बाद ज़हनी तौर पर मुतमईन है। फिर शाम तक की तफरीहात हमने होटल ही में साथ गुजारी। मैं बहुत देर तक मधु से बातें करता रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यह रात पिछली रात से कितनी मुख्तलिफ है। मैंने चौंक कर उसे देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खास बात नहीं पाई। ताहम मैंने सवाल कर लिया, समझा नहीं? मेरा मतलब है कि पिछली रात तुम बड़े बेसुकून थे
आज आराम से सो जाओ, दिन में भी सो लिया हूँ, नींद देर से आएगी। मैंने कहा, लेकिन जनाब मैं दिन में नहीं सोई हूँ, इसलिए इजाजत। ओके, मैंने घड़ी में वक्त देखते हुए कहा। 12 बजने में चंद मिनट बाकी थे। वो अपने कमरे में दाखिल हुई और उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मैं भी अपने कमरे की जानिब पलट पड़ा। दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ, लिबास वगैरह तब्दील किया और अभी बिस्तर पर लेटने ही जा रहा था कि एक अजीब सा एहसास हुआ। छठी हिस्स ने मुझे बताया था कि मैं कमरे में तन्हा नहीं हूँ, कोई और भी मौजूद है। मेरी निगाहें उस वजूद को तलाश करने लगी कि सामने मैंने उस अलमारी को देखा जिसके अकब में भी जगह मौजूद थी। अलमारी कुछ इस अंदाज में रखी गई थी कि उसके अकब में खासी जगह बाकी रहे। इसकी कोई खास वजह नहीं थी, बस होटल की डेकोरेशन ही कुछ इस अंदाज की गई थी। लेकिन अलमारी का दीवार से इतना फासला बेशक था कि कोई अगर चाहे तो अलमारी के अकब में छुप सके। मेरी निगाहें उस जानिब उठी हुई थी कि अचानक अलमारी के पीछे से मैंने 2 अफराद को बाहर निकलते हुए देखा और एक लम्हे में उन्हें पहचान लिया। ये वही दोनों थे जिन्होंने सड़क पर मेरा ताक़ुब किया। मैं बौखलाए हुए अंदाज में उन लोगों को देखने लगा और एक लम्हे में मैंने उन दोनों के हाथों में दबे हुए पिस्तौलों को देख लिया जिनका रुख मेरी ही जानिब था। मैं हैरानी से उन्हें देखता रहा। उनमें से एक ने पिस्तौल को जुम्बश देते हुए मकामी जुबान में कहा, चीखने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारी जिंदगी हमारे लिए इतनी कीमती नहीं है कि हमें तुम पर फायर करते हुए कोई झिझक हो। इन अल्फाज के साथ ही वो शख्स मेरे करीब पहुंच गया और उसने पिस्तौल की नाल मेरी गर्दन के नीचे रखकर मेरा चेहरा ऊपर उठा दिया और फिर दूसरे हाथ से मेरे लिबास की तलाशी ले डाली, लेकिन लिबास में उन्हें कुछ भी ना मिला। फिर उसने निहायत सख्त मिजाजी का सबूत देते हुए मुझे गरेबान से पकड़कर एक संप धक्का दे दिया। दूसरे आदमी ने मेरे गरेबान में हाथ डालकर अचानक ही कोई चीज मेरी नाक से लगा दी। एक लम्हे में मुझे ये अंदाजा हो गया था कि कोई ख्वाब अवर शय है जो सांस के जरिए सीधी मेरे दिमाग से जा टकराई है। मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी। मैं तो ये समझ रहा था कि पिस्तौल बरदार हैं, उठा पटक करेंगे और मुझे कोई ना कोई मौका मिल जाएगा। लेकिन ये वार मेरे लिए अजनबी था। मगर ये एहसास एक लम्हे तक ही रहा और इसके बाद माहौल पर तारीकी छा गई। ये तारीकी न जाने कब तक जहन पर तारी रही। हवास जागे तब भी तारीकी ही छाई हुई थी। मैं महसूस करने लगा कि मैं कहाँ हूँ। बदन के नीचे बिस्तर मौजूद था, लेकिन गुजरे हुए वाकयात भी जहन के पर्दों से टकरा रहे थे। मैंने हैरत से आंखें पिटपिटाई और अपने बदन के नीचे बिस्तर को घूर कर देखा। तारीकी की वजह से आंखें तो साथ नहीं दे रही थी, लेकिन छूने वाली हिस्स काम कर रही थी। मुझे ये अंदाजा फौरन ही हो गया कि ये कम से कम मेरे होटल का कमरा नहीं है, ना ही वो मुसहरी जो मेरे होटल के कमरे में थी। बहरहाल उठकर बैठ गया। पाँव नीचे रखे तो नरमो दबीज कालीन का एहसास हुआ। बिल्कुल ही अजनबी जगह थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जिस बू से मुझे बेहोश किया गया था वो कुछ ऐसी थी कि अभी तक मेरे हवास साथ नहीं दे पा रहे थे। लेकिन ये तारीकी, क्या मैं अंधा हो चुका हूँ? मुझे नजर क्यों नहीं आ रहा? मैंने अपनी जगह से संभल कर उठने की कोशिश की और कालीन को महसूस करता हुआ आगे बढ़ने लगा। रोशनी की एक रमक भी नजर आए तो ये अंदाजा हो कि बिनाई जा चुकी है या रात का वक्त है। बहरहाल एक दीवार से जा टकराया और दीवार को टटोलता हुआ आगे बढ़ने लगा। मुझे किसी इलेक्ट्रिक स्विच की तलाश थी, लेकिन पता नहीं किस चीज से टकराया था। अभी इस चीज के गिरने की बाज गश्त खत्म भी नहीं हुई थी कि चिट की आवाज के साथ ही रोशनी हो गई और मेरी आंखें बंद हो गईं। मुझे साफ एहसास हो गया था कि कमरे में कोई दाखिल हो गया है। फिर जब आंखें रोशनी का बोझ संभालने के काबिल हुई तो मैंने आंखें खोली। सामने ही एक शख्स खड़ा हुआ था। यह उन दोनों में से नहीं था जो मुझे अगवा करके यहाँ तक लाए थे, अलबत्ता पिस्तौल उसके हाथ में मौजूद था। मैंने दरवाजे की तरफ देखा जो खुला हुआ था और फिर उस गुलदान को देखने लगा जो रात की तारीकी में मुझसे टकरा कर गिरा था। मैंने इन तमाम चीजों का जायजा लेने के बाद गहरी सांस लेकर उस शख्स की जानिब देखा। मेरे अंदर एक एतमाद सा बेदार होने लगा था। मैंने आंख के इशारे से उसे मुखातिब किया। वो शख्स अजीब से अंदाज में खड़ा हुआ था। मेरे इस इशारे पर उसके चेहरे पर एक लम्हे के लिए हैरत के आसार नजर आए। तब मैंने उससे कहा, दोस्त क्या चक्कर है, बताना पसंद करोगे? तुम वक्त से कुछ पहले होश में आ गए हो। बेहतर यह है कि फिर बेहोश हो जाओ क्योंकि अभी काफी रात बाकी है। उस शख्स ने जवाब दिया, लेकिन इससे पहले तुम मुझे कुछ मालूमात तो फराहम कर दो। मैंने कहा ना, मालूमात फराहम करने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, मैं तो सिर्फ तुम्हारा पहरेदार हूँ।